नमस्कार, न्यूज 81 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। संसद में संग्राम, सड़कों पर घमासान। जी हां, पिछले कई दिनों से शीतकालीन सत्र संसद के अंदर चल रहा है, लेकिन संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी और धक्का मुक्की चल रही है। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद आज फिर से संसद में एक बार जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिला और ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर, संसद में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ लखनऊ में युवक की एक मौत हुई है, एक युवक की मौत हुई है। ये खबर भी आपको बताएंगे। सपा सांसद के घर चेकिंग लगातार जारी है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर। इसके अलावा कुलगाम में 5 आतंकी ढेर हुए हैं, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जहां पर 5 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बैठक कर सकते हैं और ये आज की बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर, संसद में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, क्योंकि धक्का मुक्की का ये मामला सामने आया है। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखने को मिल रहा है और लखनऊ में एक युवक की मौत, जहां पर बवाल, और सपा सांसद के घर पर लगातार चेकिंग हो रही है, छापेमारी हो रही है। तो कुलगाम में भी 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और देखिए, ये तमाम आज की जो बड़ी खबरें हैं जिनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर जिस पर आज बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये देखिए, बयान पर घमासान। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था और यह बयान अंबेडकर को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था विपक्ष को कि आप बार बार अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर की जगह अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम लेने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद लगातार सियासी घमासान हुआ और आज भी संसद से लेकर सड़कों तक सियासी घमासान। देखिए, अंबेडकर के बयान पर इस वक्त घमासान जारी है। सड़क से सदन तक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। राहुल प्रियंका नीले कपड़ों में संसद भवन में पहुंचे और उन्होंने भी अपना विरोध जताने की कोशिश की। लेकिन बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान पूरे देश के अंदर छिड़ चुका है। सड़क से लेकर सदन तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो सीधे सीधे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़ों में वहां पर पहुंचे, संसद भवन में पहुंचे। देखिए, इसके गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बाद एक और सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने मेरे बयान को एडिट करके फैलाया है, तोड़ मरोड़ के फैलाया है, एडिट करके। ये उन्होंने बाद में फिलहाल सफाई दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सदन में चर्चा न होने पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, पीएम मोदी ने घायल सांसदों का हालचाल जाना है, क्योंकि आज संसद के अंदर जोरदार धक्का मुक्की हुई। घायल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना है। लेकिन कुछ केंद्रीय मंत्री उनसे अस्पताल में मिलने भी पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सांसदों द्वारा धक्का मुक्की दी गई है। खास तौर पर राहुल गांधी को निशाने में लिया है और यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है और इस पर ही अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला शुरू हुआ अंबेडकर से। अंबेडकर के बयान से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद अब मामला धक्का मुक्की पर आ चुका है संसद के अंदर। और उसी धक्का मुक्की के बाद अब देखिए, 2 जो सांसद हैं वो फिलहाल घायल हुए हैं। बीजेपी के दोनों सांसद हैं और इसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, वो इन दोनों सांसदों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो संसद में गिरकर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी जो हैं वो चोटिल हुए हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने धक्का देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मुझे धकेला, ये बीजेपी सांसद ने कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने मुझे धकेला है। देखिए, 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं। अंबेडकर मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, लगातार विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर पर दिया गया बयान सही नहीं है और उधर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन निकलकर सामने आया है। और अब जो है बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। दोनों तरफ अपना सियासी बचाव किया जा रहा है। दोनों तरफ जो है वो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाया जा रहा है। लेकिन आम जनता पिसती जा रही है और ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछले कई दिनों से लगभग 19 दिन इस पूरे शीतकालीन सत्र को हो चुके हैं। 18 से 19 दिन हो चुके हैं और इन पिछले दिनों में आज तक कोई भी ठोस चर्चा इस संसद के अंदर नहीं हुई है। कोई भी बड़ा बिल जो है वो सामने निकलकर नहीं आया है।
दिल्ली में आज बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन का दिन रहा। इस बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनके हाथों में अगर आप देखेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो है जिस पर लिखा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान बंद करो। ये सीधी सीधी तस्वीरें आप इस बार दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस मुख्यालय पर किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर अमित शाह से माफी मांगो के नारे यहां पर लगवाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम अगर दिखाएं तो यहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहां पर बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहां से पार्लियामेंट है और उसके आगे अगर इस बैरिकेड के आगे बात कर ली जाए तो उधर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। यानी जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं उसी सड़क पर दो प्रोटेस्ट चल रहा है। एक प्रोटेस्ट बीजेपी का है तो दूसरा प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सर पर नीली टोपी लगा करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक के बाद एक प्रोटेस्ट की राजधानी दिल्ली आज बन करके रह गई है। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखाएंगे। मनु स्मृति के यहाँ पर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी लगा रही है और ये पोस्टर आपको यहाँ पर मनु स्मृति के दिखाई दे रहे हैं। संविधान से दरकिनार करने और मनु स्मृति के पोस्टर, आप लोग मनु स्मृति के पोस्टर लेकर के क्यों आए हैं? अमित शाह की, बीजेपी की, आरएसएस की हमेशा से यही सोच रही है, ये कभी भी दलितों को अपना नहीं समझ सकते। इस बार संसद में जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है वो ये दिखाता है कि ये दलित विरोधी राजनीति करते आए हैं, करते रहेंगे। और हमारी मांग है कि अमित शाह जल्द से जल्द इस देश के हर दलित परिवार से, हर उस दलित युवा से माफी मांगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपना अन्याय मानता है और जल्द से जल्द अमित शाह इस्तीफा दे। अगर ऐसा रहेगा तो यूथ कांग्रेस से लेके गली का बच्चा बच्चा अमित शाह के खिलाफ खड़ा होगा और यह लड़ाई आगे जाएगी। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर अर्धनग्न होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप दिल्ली से देख रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के अंदर लगातार यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो चले बड़ी खबर, सांसदों के बीच मारपीट मामले में सियासत गरमा चुकी है। ये मारपीट का मामला बीजेपी पे और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं और ये मारपीट का मामला और काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेता एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे का घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन मारपीट का मामला संसद भवन के भीतर कितना जायज है, ये हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में कितना जायज है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी है, देश की राजनीति का लेवल किस तरफ जा रहा है, देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अब इस तरह से हाथापाई पर क्यों आ रही है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने जो तर्क हैं वो सिर्फ क्यों रखे जा रहे हैं, क्यों आप लोगों की बातें नहीं की जा रही हैं, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। डंडे का साथ बीजेपी वाले आज कैसे पहुंच गए। हमारा अपोजिशन का कभी भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो हम लोग 15 दिन से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये अदानी का खिलाफ और किसी का बाकी सारे इश्यूज का लेके। उस टाइम पे कोई भी आतंक नहीं मचा। आज कल अमित शाह जी का माफी का बात था, आज इस्तीफा का बात था और हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब का मूर्ति से हम लोगों ने शांतिपूर्वक पैदल मार्च किए थे, ये लोग डंडा लेके पहुंच गए। और आरएसएस का और डंडे का आप सारे लोगों का रिश्ता पता है और ये लोग क्या कर सकते हैं। सर, संसद भवन में प्रताप सारंगी के सर से खून निकलते हुए सबने देखा। आरएसएस वालों का डांटेंगी करने का एक लिमिट होती है, उस लिमिट भी पार हो चुका है। इस बार डंडे का साथ कैसे आए हैं ये जवाब आप पूछना चाहिए, उस जवाब के अलावा बाकी सारे जवाब पूछ रहे हो आप। मैं अभी सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा। वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे। हम लोग तो बहुत संयम से
अपने आप को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, जो बोलना है बात रखते हैं, लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है। लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी को समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट, ये लोकतंत्र का मंदिर है। तो वहीं जहां एक और अंबेडकर अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच सड़क से सदन तक सियासी संग्राम बचा हुआ है। विरोध के चलते सदन की कार्रवाई भी लगातार, ऐसे में हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव सिंह भगत से खास बातचीत की है। आइए उनका क्या कहना है, सुनाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और 18 दिन लगातार ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया है और आज 19वां दिन है। 19वें दिन में आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हंगामा करेगी या फिर सदन आज चलेगा? इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के झारखंड से लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत जी मौजूद है। सुखदेव जी, लगातार 18 दिन हो चुके हैं, आप चलने नहीं दे रहे सत्र, आज 19वां दिन है। आज क्या चलने देंगे आप लोग सत्र या आज भी हंगामा जारी? सबसे बड़ी बात आपने कहा कि हम लोग चलने नहीं दे रहे, ऐसी बात नहीं है। सत्ता पक्ष बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो शब्दों का चयन ऐसे करें जैसे आपको इंस्टिगेट करें और उसके माध्यम से वो स्वयं, क्योंकि उनकी खुद की तैयारी नहीं है, उनकी खुद की मंशा नहीं है, वो खुद इतने प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए कि जनता के सवालों का जवाब दे पाए। आपने देखा कि मोदी जी संविधान के लिए आए और एक दिन आधे घंटे के लिए आए, तो वो स्वयं, जिसे कहा जाए कि वो स्वयं चाहते हैं कि ये सदन ना चले। रही बात, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार पहले भी जिस प्रकार उनके सांसदों ने राहुल जी पे एलओपी है, उन पे जिस प्रकार उन्होंने प्रहार किया और एक राजनीतिक जिसे कहा जाए स्तर का उन्होंने क्रॉस किया, बहुत निम्न स्तरीय उन्होंने बातें की है। और अमित शाह जी ने, वो देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री से हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्र के जो सर्वोच्च पंचायत है वहां संविधान की बातें हो, लोकतंत्र की बातें हो और एक गरिमा होती है। लेकिन उन्होंने शब्दों का क्या प्रयोग किया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन हो गया है, इतना नाम लेता तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो अंबेडकर एक प्रतीक है, एक विचारधारा है उन वर्गों का, पूरे देश के उन वर्गों का, केवल दलितों का नहीं, समाज के उन वर्गों का, उन महिलाओं का, उन जिनको जो न्याय प्रिय है, जो इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, जो संघर्ष में विश्वास करते हैं, तो उनकी एक आवाज है। तो उनकी आवाज के बारे इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण बातें कहना, मैं समझता हूँ ये बाबा साहब और उनके विचारधारा का अपमान है और पूरे देश के उन वर्गों का अपमान है जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर अपनी बातों को आवाज देने का प्रयास करते हैं। आपने लगातार देखिए बात करी कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कल भी हमें ये देखने को मिला, गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सीधा जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उनको चुनाव हरवाया 2 बार और लगातार उनको जो है वो उन्हीं की वजह से उन्होंने अपने जो है पद से इस्तीफा दिया। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, क्या गृह मंत्री जी ये बताएं वो चुनाव के प्रक्रिया में विश्वास करते हैं या नहीं करते? ये पहली बात है। और ये सबसे बड़ी, इसलिए मैंने कहा कि 2 चीजें होती है कि एक चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्थान है और जो जनादेश का भी वो अपमान करे है, जनता ने जो निर्णय दिया उसका भी वो अपमान करे। अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे तो उसका जनादेश का अपमान है। और एक बात मैं बता दूं कि एक बुक आई है भी गोपाल जी की, जिन्होंने अंबेडकर जी की पूरी जीवनी, उनकी बायोग्राफी जो आई है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि डांगे जी और सावरकर उनको हराने में उनकी भूमिका रही है, क्योंकि कश्मीर वाले इशू पे वो खुश नहीं थे, इसलिए उनको हराया गया है। और एक चीज बताएं कि ये
शुरू से आरएसएस और भाजपा, भाजपा तो आज है, उसके जो मातृ संगठन आरएसएस, वो पहला तिरंगे का उन्होंने विरोध किया, संविधान का विरोध किया, गोलवालकर जी ने विरोध किया, सुदर्शन जी ने विरोध किया, मोहन भागवत जी ने विरोध किया। और एक बात बताए जो वो पूछ रहे संविधान के बारे, एक हमारे सभी जो तिरंगा जो है वो भी हमारे संविधान का प्रतीक है। तो तिरंगा अपने मुख्यालय में 50 सालों तक उन्होंने फहराया नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्वयं संविधान को नहीं मानते, वो संविधान के बारे हमें आके ज्ञान दे रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो बातें दिल में थी वो जुबान पे उनका अमित शाह जी का आ गई, और वो आज भी बोलो ने बहुत आश्चर्य होता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यूपी की बात, महिला मोर्चा के इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेत्री, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार जो कल तो मेरे जूते उठाते थे, जो सारे करते तो हमारे बगल में करें संविधान के बात ले लेके। तो इनकी तो ये प्रवृत्ति रही है ना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार के परिषद के जो और देवराय जी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान अप्रासंगिक निर्णय बदल देना चाहिए, उसमें लोकतंत्र का महत्ता नहीं है, ये धार्मिकता का महत्ता नहीं है, समता का नहीं है। तो क्या ये वक्त के साथ लोकतंत्र बदल जाएगा, वक्त के साथ न्याय बदल जाएगा, लक्ष्य साथ धर्मनिरपेक्ष बदल जाएगा? तो ये उनकी प्रवृत्ति रही है लगातार। तो इसलिए मैंने कहा कि ये स्वयं ये चाहते हैं। और ये बात तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये अंदर जो बातें थी, जो घृणा का भाव था, वो वहां उनका प्रकट हो गया है। लेकिन सुखदेव जी ऐसे कैसे चलेगा? देखिए 18 दिन बीत चुके हैं, आज 19वां दिन है। लगातार कभी विपक्ष जो है वो अडानी का मुद्दा लेके जाता है, कभी जो है वो सॉरेस का मुद्दा वो उठा लेते हैं, और उसके बाद अब आपने जो है अंबेडकर का मुद्दा उठा लिया है। तो आखिर सदन चलेगा कब? आज आप लोग आज भी चलने देंगे? आज भी आप लोग क्या रणनीति? देखिए हम ये आज भी बोले कि ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता की चीजें हैं। अडानी का मुद्दा इसलिए कि एक मैंने कहा कि कहावत बहुत पुरानी कहावत है कि पीठ पे लात मारो पेट पे ना करो। अडानी, हम लोग किसी भी कोई व्यापारिक घराने के विरोध में नहीं है, लेकिन मोनोपोली के विरोध है। और अडानी के कारण अगर पूरी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों का परिवर्तन कर रहे हैं और सारी चीजें एक व्यक्ति पे आप दे रहे हैं, क्योंकि भारत देश में ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, या पीएसयू को भी आप अडानी को देना चाह रहे हैं, रेल को अडानी को देना चाह रहे हैं, बंदरगाह को अडानी को देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी, और जिनको चीजों को जांच करना चाहिए, सेबी भी उनके पक्ष में ऐसा है। और इनका संरक्षण कौन दे रहे हैं? संरक्षण मोदी जी दे रहे हैं, पीएम दे रहे हैं। इसके कारण वैश्विक छवि हमारी खराब हो रही है। आप तो और क्या आपका ये स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर राहुल जी ने उठाया तो गलत कहाँ पे? लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, फिर सदन चल क्यों नहीं रहा है? सदन क्यों नहीं चल रहा? देखिए हम लोग भी सारे लोग दुखी है, हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि सदन में 1 मिनट में 2.5 लाख के खर्च है, जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। तो इसलिए हमने कहा कि चीजों को, और विशेषकर आपने देखा होगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री है, यहाँ अपने विचारों की विविधता होती है, अपने विचार प्रकट करते हैं। महुआ मंत्री जी ने जो बातें की, उन्होंने आसन से भी उनके भी सीमाओं को क्रॉस करते हुए उन्होंने कहा आप पे कार्रवाई हम करेंगे। तो इस प्रकार की धमकी, इस प्रकार की प्रताड़ना देके वो हमेशा सदन को बाधित कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है, निश्चित रूप से सदन सबका है, लेकिन एक हम ये अपेक्षा करते हैं कि अध्यक्ष महोदय आसन से और संसदीय कार्य मंत्री से एक परिचर्चा हो और सदन सही हो, लेकिन उनके द्वारा हमेशा ये कि हमें बहुमत मिला है, हम जैसा चाहे वैसा डिक्टेट करें। बहुमत अहंकार नहीं होता है, बहुमत हमेशा दायित्व होता है। एक आखिरी सवाल सर जाते जाते, अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी का, क्या पक्ष है जेपीसी? देखिए पहली बात तो जो 129वें संशोधन का जो बिल है, ये वन नेशन वन इलेक्शन एक व्यवहारिक है नहीं। और आज भी मैं कह रहा हूं कि ये जो आप देखा होंगे, अगर आप ये संविधान आप देख रहे होंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे जनता हमारी सर्वोपरि है डेमोक्रेसी में, लेकिन यहाँ जनादेश का अपमान होगा। क्यों अपमान होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज झारखंड के चुनाव हुए, आज महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, कश्मीर के चुनाव हुए। ये अगर ये 2029 में ये एक साथ चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों का क्या होगा? फिर आर्टिकल 356 का क्या होगा? 84 का क्या होगा? 85 का क्या होगा? 172 का क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमने कहा कि संघीय ढांचा पे भी प्रभाव है और ये अव्यवहारिक भी है। ये एक आदमी के जिद पे,
ये मैं कह सकता हूँ कि एक आदमी की जीत में, क्योंकि वो तो अपने को वो तो बोलते हैं कि मैं तो महामानव हूँ। कौन वो एक निश्चित रूप नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए मैंने कहा अहंकार और दम्भ में उन्हें लगा कि मैं न केवल देश जीतू बल्कि राज्य को भी मैं जीत सकता हूं और उनसे मेरे नाम पे चुनाव होगा, ये उनकी मंशा, और इसके माध्यम से संविधान बदलने का एक कवायद है। ये प्रथम चरण है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जेपीसी में आप लोग विरोध करेंगे? नहीं, जेपीएससी देखिए, जेपीएससी के माध्यम से विस्तार से चर्चा होगी। ये अलग बात है कि जेपीएससी में उनकी ज्यादा संख्या होगी लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि जेपीएससी में कम से कम अलग अलग दलों के लोग होंगे जो पूरे वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार के सरकार का जो व्यवहार है, अब उनके रिकमेंडेशंस को कितने मानती है, कितने क्या करती है, कितने विचारों से जाती है, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन एक चीज, अब मैं गौरव गोगोई जी का आपने बात सुना होगा कि ये पूरे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है चेक एंड बैलेंस का, संतुलन नियंत्रण का। और यहाँ पे जब भी राष्ट्रपति जी को कुछ सलाह लेनी होती है तो राज्यों का सलाह वो राज्यपाल से लेती है और कैबिनेट जो है कैबिनेट से सलाह लेती है। लेकिन पहली बार इस संशोधन में वो ला रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग कितना पावरफुल बना दे रहे हैं। वो चुनाव आयोग जिसका अपहरण इन्होंने, मैं आज भी कहूँ अपहरण, इसलिए मैं अपहरण शब्दों किया कि बहुत बार जिस प्रकार तिथियां बदली जाती हैं जो प्रभावित कहीं न कहीं सरकार से प्रभावित भी कर रही है। तो ये एक शक के गुंजाइश होता है कि आप किसी को जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई है जितना व्यवस्थित तरीके से, उससे छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए हमने कहा कि ये संविधान बदलने की दिशा में भी ये प्रथम कदम मैं मान सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। आज आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का 19वां दिन है और 19वें दिन क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति रहेगी और साथ ही जेपीसी जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है भेज दिया गया, इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी। खास हमने बातचीत की है झारखंड से लोकसभा के कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा आगे बढ़ेंगे खबरों में और इस वक्त अब आपको बताएंगे कि मौत पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये पूरा मामला लखनऊ में नजर आ रहा है जहां पर एक बार फिर से इसी मामले पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आ चुकी है और प्रभात पांडे की मौत पर जो है वो नए खुलासे भी निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी जो है या फिर पक्ष जो है वो कांग्रेस पर हमला कर रही है। लखनऊ में प्रभात पांडे मौत मामले ने तूल पकड़ा है। बड़ी खबर, मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। इस पूरे मामले में विपक्ष ने योगी सरकार को जमकर घेरा, कई सारे सवाल भी उठाए। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पहुंची पुलिस और वहां पर इस वक्त फिलहाल कार्य जो है वो जारी है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पुलिस पहुंच चुकी है, घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर जो है वो खंगाले हैं। लेकिन बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अब यह खुलासा क्या हुआ है? रिपोर्ट में प्रभात के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। उधर कांग्रेस ने चोट लगने से मौत होने का दावा किया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ये चोट का निशान कहीं हो या चोट की वजह से ये मौत हुई हो। तो फिलहाल ये मामला लगातार फिर से तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आप खुद तस्वीरें ये देख सकते हैं कैसे वहां पर पुलिस इस मामले को जो है वो यहां पर शांत कराने की कोशिश कर रही है। ये प्रभात मौत मामले में बड़ा खुलासा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और रिपोर्ट में प्रभात के शरीर पर कोई भी चोट का मामला सामने नहीं आया है। उधर लोग जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहां पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर वो खराब हो चुका है और इस वजह से ही ये यहां पर मामले निकल कर आ रहे हैं। उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। मैं सीधे उमेश के पास जाना चाहूंगा और पूरी जानकारी, पूरी अपडेट उमेश से ही लेने की कोशिश करेंगे। उमेश, जरा पूरा संक्षेप में इस जानकारी को साझा कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन था पूरे देश में और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में भी प्रदर्शन लखनऊ में हो रहा था और
उसी दरमियान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रभात पांडे था, उसकी तबीयत बिगड़ी थी और कांग्रेस कार्यालय से उसको सिविल हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लगातार जो है आरोप हैं, एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़ित यानी जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने एफआईआर लखनऊ के हुसैनगंज में दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर जो डीसीपी मध्य हैं रवीना त्यागी के नेतृत्व में पूरी जो एक जांच टीम गठित है, आज वो सुबह कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची थी। हर एक मामले की तहकीकात की जा रही है और इसी तमाम विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद डीसीपी मध्य रवीना त्यागी मैम है, उनसे जानेंगे। मैम, क्या कुछ प्रभात पांडे मामले को लेकर आप पहुंची थी जांच करने? देखिए, कल जो प्रभात पांडे जी के साथ जो घटना हुई थी, उसके संबंध में थाना हुसैनगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसके क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो तत्काल प्रारंभ कर दी गई थी। जो घटनास्थल है उसको सील कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर विवेचक गणों की जो टीम थी वो और जो हमारे डिजिटल फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ घटनास्थल पर जाया गया। वहां पर लोगों से पूछताछ करी गई और कुछ बयानात दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करी गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस भी प्राप्त किए जाएंगे। जो प्रदर्शन में का आह्वान करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रदर्शन में शामिल थे, उनके बयान दर्ज करने आवश्यक होंगे ताकि घटना के संबंध में सत्यता बाहर लाई जा सके और उसका अनावरण किया जा सके। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है अन्य चीजों का, जबकि जो कांग्रेस के नेता वो आरोप लगा रहे थे कि बैरिकेटिंग से या नुकीली तार से चोट लगने के कारण, जबकि प्रभात पांडे के शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। देखिए, जो प्रथम दृष्टया डॉक्टरों द्वारा बताया गया है और पंचायतनामा की जब कार्रवाई की गई है उसमें किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल इंजरी, बाहरी जाहिरा चोट नहीं देखी गई है मृतक के शव के ऊपर। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जो आएगी उसको विवेचना में शामिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके का बल प्रयोग किसी के ऊपर भी नहीं किया गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है। तो बिल्कुल जिस तरह से तौर पे यही कहना है कि जो मृतक प्रभात पांडे था उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। लगातार इस वक्त सरकार को घेरा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय का ये कहना था कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के जो प्रशासनिक अफसर हैं वो दोषी हैं, लेकिन दोष लगाने से दोष सिद्ध नहीं होता। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जांच की जो टीमें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो मृतक प्रभात पांडे हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से लाया गया था सिविल हॉस्पिटल। अब लाने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया था। तब पूरे मामले में जिस तरह से अब सियासत गरमाई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे किए जा रहे हैं, लेकिन इस दरमियान कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच टीम है वो सारे साक्ष्यों का संकलन कर रही है और तमाम जो कांग्रेस के नेता उनको नोटिस भी जारी किया गया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए थे जिन्होंने ये पूरी जानकारी फिलहाल साझा की है। अब जरा बात अगली खबर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से मौत का मामला और उसमें भी जमकर सियासत हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लगातार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जैसे मामलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, चोरी और सीना चोरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बिजली चोरी का मामला निकल कर आ रहा है। इसमें लगातार जो है वो कहीं ना कहीं छानबीन हो रही है, इसलिए ये चोरी और सीना चोरी का मामला पूरा संक्षेप में इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, ये बिजली चोरी मामले में सपा सांसद फंसे हुए हैं। ये बिजली चोरी का मामला है। बिजली चोरी मामले में सपा सांसद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद वर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग की ओर से दर्ज कराई गई है एफआईआर। देखिए, बिजली विभाग ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। यूपी के संभल के सपा सांसद वर्ग का बिजली कनेक्शन कट गया है, उनका कनेक्शन काट दिया गया है और इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यह मामला संभल हिंसा के बाद लगातार उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और अब जाकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बिजली विभाग की ओर से एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। आपको बताना चाहेंगे ये संभल के सांसद हैं वर्ग जिन पर बिजली चोरी करने के आरोप लगे हैं और
फिलहाल उन पर एफआईआर दर्ज है। देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। ये उन्होंने कहा है, योगी के इशारे पर सब हो रहा है, ये बर्क के पिता ने कहा है। उन्होंने बयान दिया है, बर्क के पिता ने खूब धमकाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, योगी के इशारे पे हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। रामपुर वाला खेला हो रहा है, यानी रामपुर वाला खेला हो रहा है, ये बर्क के पिता ने कहा। संभल सांसद बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर फिलहाल, और उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। संभल में सर्वे हुआ, उसके बाद एक जबरदस्त वहां पर हंगामा हुआ, एक हिंसा हुई, घटना हुई, उसमें 4 लोगों की मौत हुई। उसके बाद सांसद सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई हुई। और अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद देखिए, वहां पर एफआईआर भी उन पर दर्ज की गई है बिजली विभाग द्वारा, और कहा गया है कि वो बिजली की चोरी कर रहे हैं। रामपुर वाला खेला हो रहा है, बर्क के पिता का कहना है। उन्होंने धमकाया है कि हमारी सरकार जब आएगी तो तब देखा जाएगा, तब बदला लिया जाएगा। बदले की भावना यहां पर जो है वो नजर आ रही है। तो संभल सांसद बर्क पर बिजली चोरी की ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इसमें देखना होगा कि पूरा मामला क्या है, आगे की जो छानबीन होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, कितना बिजली चोरी का ये मामला है, क्या वाकई में बिजली चोरी है या नहीं, और अगर है तो इसमें कितना बचाया गया है, कितना, ये पूरा जो प्रकरण है वो पूरी छानबीन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उनके पिता ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। तो देखा आपने, लगातार बिजली चोरी का जो मामला है, चोरी तो है लेकिन ऊपर से सीना चोरी भी है। उनके पिता तो धमकियां दे रहे हैं। आप जरा देखिए, मैं आपको यह समझाता हूं। सपा सांसद के घर में बिजली चेकिंग हो रही है, और इसमें देखिए, संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चेकिंग हो रही है कि आखिर कितनी बिजली वहां पर हो रही है, कितनी वो यूज कर रहे हैं, और क्या पूरा मामला है। देखिए आप जरा, अब अगली ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं। देखिए, निजी आवास पर भारी पुलिस बल के साथ बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची। मैं पहुंचना था जब बिजली चोरी हो रही, तो वहां पर बिजली विभाग की टीम तो पहुंचेगी। तो निजी आवास पर वहां पर भारी पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम पहुंची है। इसके साथ साथ आपको और भी चीजें बताएंगे। टीम ने सांसद बर्क के आवास पर बिजली चोरी के शक में जांच पड़ताल की। बिजली चोरी के शक में जब वहां पर जांच पड़ताल हुई तो चीजें खुद ब खुद निकलकर सामने आ जाती है। अगली आपको बता दें, चेकिंग नए लगातार जो है लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग जांच को लेकर की गई है। स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उसकी जो मतलब रीडिंग है, उसको देखकर यह मामला निकल कर आया। घर में लगे 2 बिजली मीटरों में टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। छेड़छाड़ के सबूत यानी टेम्परिंग हुई है उस मीटर में, यही बताया जा रहा है कि तब बिजली चोरी का मामला। सांसद के निजी आवास में बीते दिन भी पुराने मीटर को हटाया गया था। ये भी इसमें एक मामला जुड़ा हुआ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सपा सांसद के घर में बिजली चेकिंग जब हो रही है, वहां पर जब बिजली विभाग की टीम पहुंची, पुराने मीटर हटाकर उन्हें सील करके जांच के लिए भेजा है। उसके बाद सांसद के घर के बिजली बिल का साल का रीडिंग शून्य था। शून्य समझ रहे हैं आप, जीरो बिल उनके घर से आया था। पुराने बिजली के मीटर को हटाकर 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। देखिए, अगर आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो आपका बिल जो है वो बिल्कुल जीरो आ रहा था, और इनके घर से भी जीरो ही आया था। और अब इस मामले को बिजली विभाग ने तूल पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि जांच पड़ताल होगी तो क्या होगा। अब जरा आगे बढ़ने की कोशिश भी आपके सामने कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली विभाग की टीम आज सुबह फोर्स के साथ दीपसराय मोहल्ले में स्थित सांसद के घर पहुंची। वहां करीब 1 घंटे तक जांच की। इसके बाद बिजली विभाग की ओर से सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। इस दौरान सपा सांसद के पिता धमकाते नजर आए। ऐसे में हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह ने सपा सांसद के पिता से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जो संबल से सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता हैं महमूदपुर रहमान बर्क, और उनसे बात करेंगे कि आखिर जो आज बिजली की टीम आई, परसों बिजली विभाग की टीम आई, तमाम आरएलए और फोर्स के साथ आई, आखिर क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी है, क्या मामला है? देखिए, पुलिस फोर्स के साथ आना और बिजली टीम के साथ पुलिस फोर्स होना, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। क्योंकि
अगर मतलब ये बिजली को अगर विभाग का को है तो बिजली विभाग तो खुद आए, तो यहाँ को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या है? पुलिस की यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है? पुलिस की जरूरत तो जब होती जबकि हम कुछ कह रहे होते, धमका रहे हो, नहीं तो उन्हें तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और ये सब मिले हुए हैं, ये विद्युत वाले। जैसे लगातार ये प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लगातार जो चीजें सामने आ रही है, जब से 24 नवंबर से हिंसा भड़की है, उसमें सांसद जी का नाम भी एफआईआर में दर्ज कराया गया है, इस तरह देखते हैं? इसमें उनका पर ये सियासी एक चाल है और कुछ नहीं, बस। सांसद जी नहीं थे उस दिन? नहीं सांसद नहीं, वो वहाँ बेंगलोर में थे, बेंगलोर। उन पर टिकट भी है। एफआईआर में प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने लोगों को उकसाया, उसके बाद पथराव हुआ, उसके बाद ये सारे जो बवाल हुआ, तो इसमें आप क्या मानते हैं किसकी वजह से बवाल हुआ जिस दिन सर्वे हुआ? वो जब बवाल तो हुआ है 4-5 दिन बाद, वो चले गए हैं वो 4-5 दिन पहले, अगर होना तो उसी दिन हो जाता। तो ये तो सब अपने आप को बचाने की बात है, ये फंस रहे हैं लोग। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और एक वीडियो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि मस्जिद में जो लोग गए थे बाहरी लोग थे और जय श्री राम के नारे लगे, इसलिए बवाल हुआ। इस पर आप किस तरह के देखते हैं? हाँ, ये हुआ, जय श्री राम के नारे लगाए गए और वहाँ कोर्ट के ये जो है कोर्ट शर्ती जो कहलाता है सरतल चौकी की तरफ, तो वहाँ हिंदू साहिबान रहते हैं, तो उनके साथ ये पुलिस भी थी, तो ये जय श्री राम के नारे लगाते हुआ है। क्या बवाल उसी की वजह से? हाँ, उसी की वजह से। देखिए, जब ये नारे लगाकर और मस्जिद में आना, ये जो है भागनी चाहिए। अब मैं ही जाकर अल्लाह अकबर नारे मंदिर में लगूं तो उससे कुछ वो होगा, नहीं होगा रिएक्शन उसका। लगातार प्रशासन यहाँ पर आ रहा है भारी फोर्स के साथ, बिजली विभाग की टीम के साथ। ये आरोप है कि 6 महीने में केवल 13 यूनिट बिजली आई है, ये किस वजह से आई? ना, हमारे तो सोलर लगे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम तो। सोलर पैनल ज्यादा यूज होता है, सोलर पैनल की वजह से यूनिट कम है। हाँ। तो इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं, जो कार्रवाई लगातार प्रशासन यहाँ में कर रहा है और लगातार जो चीजें हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे? ये योगी जी की साजिश है, और इसमें जैसे आजम खान के साथ हुआ है, इसी तरीके से वही जारमान के साथ करना चाहते हैं। आजम खान की तरह कार्रवाई में करना चाहते हैं सांसद जी के साथ? जी हाँ, जी हाँ। हाई कोर्ट पहुंचे हैं सांसद जी अपनी एफआईआर को लेकर, तो क्या जानकारी है इस वजह? हाँ, वहाँ पर वो इसमें चैलेंज किया है कि अपनी मेरी गिरफ्तारी, वो एफआईआर जो है ये बिल्कुल गलत है। क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो की जा रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है, उसके चलते आप न्यायालय गए? प्रशासन से तो हमारा है ही मामला, और प्रशासन तो मतलब ये है, हमारे 5 आदमियों को उसने मार दिया, प्रशासन ने गोली के जरिए से उनकी हत्या कर दी। हम उनके साथ हैं और उनका मुकदमा भी लड़ रहे हैं, तो यूं प्रशासन हमारे खिलाफ है। प्रशासन का तो दावा है पठान और तुर्क लड़ाई हुई थी। कोई रिपोर्ट है पठान की तरफ से या तुर्क की तरफ से जिससे वो ये मालूम हो कि भाई पठान और तुर्क में लड़ाई हुई? ये सब फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने सीधे जो प्रशासन की कार्रवाई है उससे भरोसा न जताते हुए कोर्ट गए हैं, और लगातार जो है जो कार्रवाई हो रही है उसको सरकार के इशारे पर होना बताया है। मैं अपने सहयोगी कैमरा के साथ विजय सिंह, JK 24/7 जनपद संवाददाता। अब आपको सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सियासत गर्म हो चुकी है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम, कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने
बयान देके उनका समर्थन किया अमित शाह जी का। जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते, हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है इन्होंने जानबूझ के सोच समझ के ये बात संसद में कही थी, एक नीति के तहत कही थी, सबको पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहां पहुंच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ने अभी उनको पूरी सदी का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, कि पिछले 100 साल में ऐसा विद्वान नहीं हुआ, इतना बड़ा उनको तमगा दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति का इन लोगों ने अपमान किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अंबेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं, लेकिन इन 2 को सबसे ज्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ, उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। हमने आदेश, और घर में जहां मैं रहता हूं, मैं जहां बैठता हूं, मेरी। अब चलते हैं लुधियाना, जहां पर इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा। पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ पहुंच चुके ने। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ पहुंच चुके ने। तो आपने देखा लुधियाना में इस वक्त भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं। चलिए, वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।